बीच सब अपना अपना डिनर करते हैं, फिर एक थकान भरा दिन होने के कारण अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। मदीहा और सोफिया दोनों मिलकर किचन समेटती है, फिर वो भी अपने अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मदीहा जैसे ही कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर कर पलटती है, अदनान से टकरा जाती है, वो उसके बिल्कुल पीछे जो खड़ा था। मदीहा, यह क्या हरकत है, अभी गिर जाती मैं। अदनान उसके पास आनते हुए मुस्कुराकर, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें गिरने देता? इतना कहकर वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो फिक्र के साथ पूछता है, कपकेक, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी बॉडी गर्म क्यों हो रही है, बुखार है तुम्हें? मदीहा, अरे कुछ नहीं, बस आज का दिन बहुत हेक्टिक था ना, इसलिए ज़रा हरारत है, आप फिक्र ना करें, आराम करूंगी तो ठीक हो जाओगी। उसकी बात सुनकर वो फौरन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरह ले जाते हुए कहता है, मैं ना अम्मी को बुलाता हूँ, तुम्हारी नज़र उतार देंगी, आज बहुत लोगों ने देखा है तुम्हें। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा था, वो ये ज़रूर रूहान के लिए कह रहा था और मदीहा बहुत अच्छे से समझ भी रही थी। इतना कहते हुए वो उसे बेंच के पास लाकर अच्छे से लेटा देता है। मदीहा मुस्कुराते हुए, मुझे पता नहीं था आप इतने क्यूट भी है। अदनान उसे ब्लैंकेट के अच्छे से कवर करते हुए, तुम्हें वैल्यू कहाँ है मेरी, वरना अदनान सिद्दीकी तो कोहिनूर हैं। मदीहा, और रेली पर उसे तो इंग्लैंड की क्वीन चुरा कर ले गई थी ना। अदनान, पहली बात उसे ब्रिटिशर्स लेकर गए थे और दूसरी बात उसका पता नहीं, पर मैं तो अपनी क्वीन के पास ही हूँ। इतना कहकर वो सारी लाइट्स बंद करता है और खुद मदीहा के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपने हाथों से उसके हाथों को रब करने लगता है। मदीहा भी प्यार से उसे ही देख रही थी, अब उसे भी आदत हो चुकी थी अदनान की, उसकी केयर की, उसकी मोहब्बत की। मदीहा, कुछ पूछूं आपसे? अदनान उसके हाथों को रब करते हुए ही बिना उसकी तरफ देखे, हाँ। मदीहा, आपको मुझसे मोहब्बत क्यों है? मैं तो शायद आपने काबिल भी नहीं हूँ, आप बेहतरीन है, मैं बेवकूफ़, और सबसे बड़ी बात, मैं तो आपको कुछ दे भी नहीं पाती। फिर क्यों करते हैं मुझसे मोहब्बत? उसके सवाल पर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, जब तुम चाची के पेट में थी तब मैं हमेशा घंटों उनके पास बैठा रहता था, क्योंकि मुझे पता था जो अंदर है ना वो मेरी है और उसकी हिफाजत मुझे करनी है। यह मोहब्बत कोई आज या कल की नहीं है, ये तक की है जब तुम इस दुनिया में आए तक नहीं थी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि मदीहा, अदनान सिद्दीकी के अलावा मेरे पास क्या है, तो मैं शायद उसे जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर थोड़ा रुक कर, पहले लगता था कि तुमसे प्यार करता हूँ, फिर समझ आया कि वो प्यार नहीं है, मोहब्बत है, और अब लगता है कि वो मोहब्बत भी नहीं है, बल्कि इंतजार की आग में जलकर अब वो इश्क बन चुकी है। तुम मेरी जिंदगी का वो सूरज हो जिसके बगैर मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है, और तुम्हें पता है इस कायनात में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारी तुलना कर सकूं। ये चांद, तारे, फूल, झरने, नदियां, सूरज, पहाड़, सब एक तरफ और तुम दूसरी तरफ। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है, और तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ हो, पर काश मैं तुम्हें शब्दों में बता पाता कितनी अनमोल हो तुम। पर अफसोस, ऐसे शब्द बने ही नहीं है जिनमें मदीहा, अदनान सिद्दीकी की तारीफ की जा सके। और हाँ, मैं बेहतरीन हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो, तुम मुझे बेहतरीन बनाती हो। अगर तुम नहीं होगी तो मैं सिर्फ एक सफ़ेद खाली कागज के कुछ नहीं हूँ, तुम मुझ में रंग भरती हो, मेरे लिए तुम ही मेरी जन्नत हो। मदीहा नम आंखों से उसकी बातें सुन रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी से इतनी भी मोहब्बत कैसे कर सकता है। वो कुछ सोचते हुए बेख्याली में कहती है, अदनान जी, मैं आपको आज खुद पर सारे हक देती हूँ। मैं आपको अपनी रजा से और अपनी खुशी से अपना शौहर कबूल करती हूँ। ये रिश्ता जब जुड़ा था तब मैं खुश नहीं थी, पर अब मैं खुश हूँ। आपसे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। अगर मैं ट्यूबलाइट लेकर भी ढूंढूंगी तो कोई नहीं मिलेगा जो मेरे नखरे इतने हक के साथ उठा सके, जो मुझसे इतनी मोहब्बत कर सके। इतना कहकर वो हल्का सा ऊपर होकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर उसके माथे को चूम लेती है और अदनान की आंखें अपने आप बंद हो जाती है।
उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। अदनान मदीहा को कसकर अपनी बाहों में छुपा लेता है और कुछ देर में वो दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। CH-101 बेबी वेक अप। अगली सुबह अदनान होकर उठा तो उसे मदीहा अपने पास नहीं मिली। ये देखकर वो एकदम से घबरा गया और जैसे ही बेड से उठने वाला था तभी दरवाज़ा खुला और मदीहा बाथरूम से बाहर आई। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ा हुआ था, आंखें एकदम सफ़ेद रंग रही थी, होंठ और बॉडी कांप रहे थे। ये देखकर वो फौरन उठकर उसके पास जाता है और घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? पर जैसे ही वो उसे छूता है उसे एहसास होता है कि उसका बुखार अब पिछली बार के मुताबिक ज़रा बढ़ गया है और वो उसे संभाल कर पकड़कर बेड पर बैठाया है और पूछता है, क्या हुआ, इतनी तबीयत कैसी बिगड़ गई, हालत देखो, अपनी उठा नहीं पा रही थी मुझे। मदीहा हल्का खांसते हुए, पता नहीं कैसे बस सिर घूम रहा है, शायद मौसम के कारण हल्का बुखार है, आप फिक्र मत कीजिए। अदनान उसे डांटते हुए, क्या फिक्र ना करूं, हालत देखो, अपनी मेडिसिन ली तुमने? मदीहा ना में सिर हिलाती है तो वो और गुस्सा हो जाता है, पर इससे पहले वो कुछ कह पाता उसके कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। ये देखकर वो अंदर आने का कहता है तो शिफा जी अंदर आते हुए कहती हैं, चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। पर जैसे ही उनकी नज़र मदीहा पर जाती है तो उन्हें भी उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती और वो परेशान होते हुए पूछती है, बेटा क्या हुआ? अदनान, क्या बात है बेटा? अदनान, अम्मी बुखार है, रात में थोड़ा था, मुझे लगा था थकावट के कारण है, पर अब ज्यादा तबीयत खराब लग रही है। शिफा जी परेशान होते हुए, इसे ऐसी हालत में तो साथ नहीं लेकर जा सकते, वैसे भी बहुत ठंड है और सफ़र भी दूर का है, मैं यही रुकती हूँ, बाकी सब चले जाएंगे। मदीहा, नहीं ताए अम्मी आप जाए, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अदनान, जी अम्मी आप सब जाए, मैं रुकूंगा इसके पास, वैसे भी इसे ऐसे छोड़कर तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा। शिफा जी पहले तो नहीं मानती पर फिर दोनों के जिद करने पर उन्हें मानना पड़ता है और वो अदनान को मदीहा का ख्याल रखने का कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर में ही सब मदीहा से मिलने आते हैं क्योंकि शिफा जी ने उन्हें उसकी हालत का बताया था, सिवाय नाजिला जी और रूहान के उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। घरवाले बारी बारी उसको अपना ख्याल रखने का कहते हैं। सोफिया तो रुकने का भी जिद करती हैं पर मदीहा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि सोफिया को इस फंक्शन में जाने का कितना मन था। उसे अच्छे से समझाकर और हजारों हिदायत देखकर सब लोग नीचे आते हैं जहां नज़िला जी और रूहान पहले ही उन सब का इंतजार कर रहे थे। नाजिला जी, अरे कहाँ थे आप सब, चलिए देर हो रही है, और अदनान और मदीहा कहाँ है? उनके सवाल पर सब एक दूसरे को देखते हैं। फिर शिफा जी कुछ सोचते हुए कहती है, वो मदीहा की तबीयत ठीक नहीं है और अदनान की कुछ इम्पोर्टेंट केस मीटिंग है तो वो दोनों नहीं चल रहे। उनकी बात सुनकर नाजिला जी को कुछ बुरा लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि मदीहा यहाँ पर उनके साथ आए ताकि इस सफ़र में वो रूहान और मदीहा को कुछ करीब लाने की कोशिश कर सके, पर अफसोस अब वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए मन मारकर शांत हो जाती है और उसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर। अब घर पर सिर्फ अदनान, मदीहा और कुछ मुलाजिम थे। अदनान और मदीहा के कमरे में अदनान मदीहा की तरफ दवाई बढ़ाते हुए कहता है, चलो अब जल्दी से इसे खाओ। मदीहा गंदा सा मुंह बनाकर, नहीं ये बहुत बुरी है और बहुत कड़वी भी, मुझे ये दवाई नहीं खाना। अदनान उसे समझाते हुए, कपकेक देखो, जरूरी है ये खाना, इसलिए शबाश चलो खा लो। मदीहा, नहीं यह नहीं, आप कोई और दवाई दे दीजिए, ये पूरा मुंह कड़वा कर देती है प्लीज। अदनान इस बार जरा डांटते हुए, तुम्हें बुखार है तो उसी की दवाई दूंगा ना, सिर दर्द की तो दूंगा नहीं, चलो अब बिना किसी सवाल जवाब के इसे खाओ। उसकी डांट सुनकर इस बार उसे मजबूरन दवाई खानी पड़ती है। वहीं अदनान उसे अच्छे से दवाई खिलाकर ब्लैंकेट से कवर कर लेटा देता है और थोड़ी देर उसका सिर सहलाने के बाद वो दोबारा सो जाती हैं। उसे सुलाकर अदनान भी वही सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ केसेस की फाइल्स पढ़ने लगता है। अभी उसे फाइल्स पढ़ते हुए आधा घंटा ही हुआ था कि कोई उसके दरवाजे पर दोबारा नोक करता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर एक मुलाजिम सिर झुकाए खड़ा था। अदनान को देखकर वो जरा घबराते हुए कहता है, साहब खाना बना दिया है, बाहर का मौसम बहुत खराब है, बारिश भी शुरू होने वाली है, आप कहें तो हम सब घर जाएं। उसकी बात सुनकर अदनान को भी एहसास होता है कि आज वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है, इसलिए वो उस मुलाजिम को और बाकी सारे मुलाजिमों को भी घर वापस जाने का कहकर खुद वापस कमरे
में आ जाता है और अपना काम करने लगता है। वही उसके कहने पर सारे मुलाजिम चले जाते हैं और उन सब के जाने के बाद ही कुछ देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। करीब 2 घंटे बाद बारिश अभी भी हो रही थी। अदनान अपना काम कर कर घड़ी की तरफ देखता है तो दोपहर के 2 बज रहे थे। ये देखकर उसे एहसास होता है कि मदीहा काफी देर से हो रही हैं तो वो उसके पास जाकर उसे उठाने के लिए जैसे ही उसके माथे को छूता है उसकी आंखें बिल्कुल सख्त हो जाती है। वो अब बुरी तरह बुखार से तप रही थी। ये देखकर वो एकदम घबरा जाता है। उसे पता था कि मदीहा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हल्का सा मौसम बदलने पर या ज्यादा थकान या टेंशन के कारण उसे हमेशा बुखार आ जाता था। शादी के वक्त भी निकाह के बाद उसे बहुत तेज बुखार था। वो घबराते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, कपकेक बेबी वेक अप। क्या हुआ है? देखो आंखें खोलो। बर वो आंखें नहीं खोलती। अदनान को समझते देर नहीं लगती कि वो सो नहीं रही थी बल्कि बेहोश थी। अदनान अब और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर को फोन करने की कोशिश करता है पर बारिश के कारण कहीं फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था और वो ये भी समझ गया था कि इस तेज बारिश और तूफान में कोई डॉक्टर उस तक नहीं पहुंच पाएगा। वो कुछ सोचकर नीचे जाता है और करीब 15-20 मिनट बाद जब वापस आता है तो उसके हाथ से एक ठंडे पानी का बाउल और कुछ कॉटन के सफेद रुमाल थे। वो उसके पास आकर बेड पर ही बैठते हुए उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगता है। इस वक्त उसकी परेशानी और डर उसके चेहरे से ही समझ आ रहा था। अदनान चाहे कितना ही सख्त और मजबूत क्यों ना हो, बात जब मदीहा पर आती थी तो वो खुद भी घबरा जाता था। मोहब्बत का एक यही मसला है, चाहे बंदा सल्तनत का बादशाह क्यों ना, बात जब अपनी मोहब्बत पर आती है तो वह खुद भी फकीर बन जाता है। अदनान के साथ भी फिलहाल यही हो रहा था। वो करीब 1-1.5 घंटे तक उसके सिर पर पट्टियां रखता है जिससे बुखार थोड़ा तो कम होता है, पर अभी भी उसे बहुत तेज बुखार था और उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। ये देखकर वो उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए बेहद प्यार भरे लहजे में कहता है, कपकेक प्लीज ओपन योर आइज। तुम्हें बहुत मजा आता है ना? मुझे परेशान करने में तरस नहीं आता ना? मुझ पर वैसे हमेशा नॉनस्टॉप बोलती रहती हो और अब जब मैं खुद बोलने के लिए कह रहा हूँ तो ऐसा खामोश हो, यह अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही देखते देखते दोपहर से शाम हो जाती है। मदीहा को अभी भी होश नहीं आया था। हाँ, बुखार थोड़ा कम हो गया था पर अभी भी उसे बुखार था। वो पिछले काफी घंटों से बेहोश थी। बारिश अभी भी हो रही थी, बल्कि अब तो बाहर तूफान भी शुरू हो चुका था। घरवाले कल दोपहर से पहले आने वाले नहीं थे और फोन में नेटवर्क कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। अदनान चाहकर भी किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो बस एक टक सामने बेड पर आंखें बंद करी लेटी मदीहा को देख रहा था। उसे पता था ये कोई पहली बार नहीं है जब उसे इस तरह बुखार आया है। बचपन में भी अगर वह ज्यादा परेशान हो जाती थी या ज्यादा रो लेती थी तो उसे ऐसे ही बुखार आता था। दरअसल मदीहा का बर्थ अपने वक्त से पहले ही हो गया था। वो एक प्रीमेच्योर बेबी थी, इसलिए हमेशा से सेंसिटिव थी। घरवाले उसे हमेशा काम करते थे ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर थोड़ा सा भी उसे अलग माहौल मिलता था तो वो बीमार पड़ जाती थी। और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का मौसम जिस तरह बदल रहा था, उसका बीमार पड़ना नॉर्मल था और अदनान को कहीं ना कहीं इस बात की खबर भी थी। वो बीते दिनों उसका बहुत
अच्छे से ख्याल रख रहा था, पर उसके बाद भी वो बीमार पड़ ही गई, वो भी इतनी बुरी तरह। देखते ही देखते रात के 8 बज चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हाँ, मदीहा को दवाई खिलाने से पहले उसने थोड़ा बहुत सूप जरूर पिला दिया था, पर उसके अलावा मदीहा ने भी कुछ नहीं खाया था। वो उसके पास बैठा धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चला रहा था कि तभी उसे कुछ हल्की सी हलचल महसूस होती है। वो मदीना की तरफ देखता है तो वो धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। अदनान घबराते हुए, तुम ठीक हो? कैसा लग रहा है अब? मदीहा बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत आंखें खोलकर बस उसका नाम ही पुकारती है। इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। मदीहा, अदनान जी, अदनान, हाँ यही हूँ तुम्हारे पास। कैसा लग रहा है अब? उसके पूछने पर भी वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। बुखार ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था और अभी भी उसे काफी बुखार था। वो तो अदनान की पट्टियां रखने के कारण थोड़ा बहुत बुखार कम हुआ था और उसे कुछ होश आया था। अदनान बच्चा, तुम रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। इतना कहकर वो उठकर जाने वाला होता है कि मदीहा आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर बड़ी हिम्मत से कहती है, अदनान जी मत जाए ना प्लीज, मेरा सिर दुख रहा है। उसकी आवाज से पता चल रहा था वो बड़ी मुश्किल से कह पा रही थी। अदनान उसका हाथ मजबूती से पकड़कर, मैं यही हूँ तुम्हारे पास बच्चा, बोलो क्या चाहिए? मदीहा, अदनान जी मेरा सिर दुख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर अदनान उसका सिर सहलाते हुए कहता है, अभी दवाई खाओगी ना, अच्छा लगने लगेगा। मदीहा, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सिर दुख रहा है। ये कहते हुए वो बुरी तरह रो रही थी। वही अदनान को समझ आ रहा था कि उसका सिर बुखार की वजह से दुख रहा है और जब तक उसका बुखार नहीं उतरेगा कुछ नहीं होगा और अभी डॉक्टर को यहाँ बुलाना मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं अदनान को समझ आ गया था कि शायद अब उसे क्या करना है, बस वो ये बोल नहीं पा रहा था। CH-102 आई एम सॉरी कपकेक। अदनान मदीहा को ही देख रहा था जो हल्का हल्का होश में तो थी, बस अभी भी बुखार में तप रही थी। ये देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर इस वक्त डॉक्टर का यहाँ आना नामुमकिन था। अभी भी बारिश हो रही थी और बाहर का मौसम बेहद खराब था। अदनान को कहीं ना कहीं पता था कि अब उसे क्या करना है, पर उसकी ज़मीर उसे वो करने से रोक रहा था। मदीहा, अदनान जी मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मदीहा उसके सिर को सहलाते हुए ही अपनी आंखें बंद करता है और उठकर कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। अब सिर्फ बेड साइड लैंप जल रहा था, उसके अलावा कमरे में अंधेरा ही था। वो धीरे धीरे बेड के पास आता है और एक नज़र बेड पर लेटी हल्का हल्का कांप रही मदीहा को देखता है। फिर अपनी वाइट टी शर्ट उतार देता है और बेड पर ही उसके बगल में लेटकर खुद को चादर से ढककर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। उसके हल्के से खींचने पर ही वो सीधा उसके सीने से जा लगती है। अदनान एक नज़र उसके लाल चेहरे को देखता है, फिर हाथ बढ़ाकर उसके दुपट्टे को उसके सीने से अगल कर हल्का सा झुककर उसके कान के पास जाकर अपनी गहरी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी, मैं यह इस तरह से नहीं करना चाहता था, पर तुम्हें इस तरह देख भी नहीं सकता, प्लीज लेट मी डू इट। ये कहते हुए वो उसके ईयरलोब पर हल्का सा चूम लेता है। मदीहा जो पूरी तरह होश में नहीं थी, पर वो समझ रही थी कि वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, और उसके इरादों को समझते हुए उसकी पकड़ अदनान के कंधों पर कस जाती है, जिससे उसके नाखून उसके कंधों में बुरी तरह फंस जाते हैं। अदनान उसके ईयरलोब को चूमते हुए उसकी गर्दन के पास जाकर उसकी गर्दन को चूमते हुए अपना हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके कुर्ते के अंदर ले जाकर उसका पेट और पीठ धीरे धीरे सहलाने लगता है। वही मदीहा उसके एक एक टंच पर बुरी तरह कांप रही थी कि तभी अचानक से वो एकदम से उसके ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके कोलर बोन पर आता है, फिर धीरे धीरे उसके सीने को भी चूमने लगता है। मदीहा उसके चट पर सिहरते हुए उसके कंधों पर अपनी पकड़ कस लेती है और अनायास ही उसके मुंह से निकलता है, अदनान जी, आ।
अदनान हल्का सा दूर होकर उसके माथे पर अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, शुश शांत, में पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें दर्द ना हो। मुझे पता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, पर यह जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई और तरीका होता तो मैं ये कभी नहीं चुनता। मदीहा हल्की बंद खुली आंखों से कांपते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है, बहुत बहुत दर्द होता है। मुझे पता है अदनान, आई हैव टू डू इट बेबी, जस्ट थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। ये कहते हुए वो एक झटके के साथ उसके कुर्ते की जिप खोल देता है और उसका कुर्ता अपने आप कंधों से सरकते हुए हल्का नीचे आ जाता है। यह महसूस कर कर मदीहा कंसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी बाजुओं को पकड़ लेती है। अदनान भी देखते ही देखते धीरे धीरे सारे कपड़े एक एक कर कर उसके बदन से अलग करता है और फिर उससे थोड़ा सा दूर होकर अपना ट्राउजर भी अलग कर कर उसे और खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट के कवर कर कर धीरे धीरे उसके बदन पर हर जगह चूमने लगता है। उसका एक एक एक्शन मदीहा की हालत खराब कर रहा था। उसकी बॉडी बुरी तरह पसीने से भीग रही थी। उसे आज तक किसी ने अदनान के अलावा हल्का सा तक नहीं छुआ था, पर आज वो उसके पास उसकी बाहों में बिना कपड़ों के थी और वो उस पर हर जगह बस अपनी मोहर लगा रहा था। अदनान हल्का सा झुका उसके कान में पास जाकर अपनी मदहोश आवाज में पूछता है, इजाजत है? मदीहा, जिससे अपनी सांसें कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो कांपते हुए ही पलकें झपकाकर उसे इजाजत देती है तो अदनान दोबारा उसकी बॉडी पर वेट किसेस करते हुए एकदम प्यार से और धीरे धीरे उसकी बॉडी में एंटर करता है और उसके इस मूव से मदीहा की एक चीख निकल जाती है। पर अब अदनान के लिए भी कंट्रोल करना नामुमकिन था, इसलिए वो बस पूरी तरह खुद को उसमें समाता चला जाता है। उनके कमरे में दोनों की ही सांसें गूंज रही थी। अदनान चाहकर भी सॉफ्ट नहीं हो पा रहा था और मदीहा की बस चीखें निकलती जा रही थी। करीब 3 घंटे तक अदनान नहीं रुकता। उसके बाद जब कहीं जाकर वो जरा शांत होता है तक उसे एहसास होता है कि मदीहा की बॉडी बुरी तरह पसीने में भीग रही है। ये देखकर वो हल्का सा उससे दूर होकर उसे अपनी बाहों में भर कर लेट जाता है। अब तक मदीहा पूरी तरह लगभग बेहोश हो चुकी थी, कुछ बुखार की वजह से तो कुछ अदनान की करीबी की वजह से। वो अभी इन सब के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं थी और अदनान यह अच्छे से जानता था, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। इस जो नजदीकी उनके हिस्से आई उसमें एक लगभग बेहोश थी और एक खुद को जिम्मेदार माना रहा था। अदनान अपनी बाहों में लेटी उससे लिपट कर सो रही मदीहा को देखकर रहा था, जिसके चेहरे पर बेहद थकान थी। वो हल्का सा चादर हटाकर उसके जिस्म को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो काफी वाइल्ड था। मदीहा की पूरी बॉडी पर जगह जगह लव बाइट्स के दिल और नीले निशान थे और यह सब किया भी अदनान ने ही था। उसने कोशिश की थी खुद को सॉफ्ट रखने की, पर वो नहीं रख पाया। वो उसका हाथ देखते हुए खुद से कहता है, आई एम सॉरी कपकेक, मैंने कोशिश की थी खुद को शांत रखने की पर मैं नहीं रख पाया। ये सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेता है और उसे अच्छे से लेटाकर खुद बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर में वो खुद नहाकर वाइट कुर्ते पजामे में बाहर आता है। इस वक्त उसके हाथ से एक वाइट हॉट टॉवल भी थी। वो आहिस्ता से मदीहा के पास आकर उसके करीब बैठ जाता है और बड़े ध्यान से उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से साफ कर कर दोबारा उसे चादर उड़ाकर अच्छे से सोने देता है। दोनों ही करीब आ चुके थे, पर यह करीबी भी बड़ी अलग थी। अदनान को अब ये डर सता रहा था कि कहीं वो उससे नफरत का करने लगे। क्या करेगा वो? इतनी मुश्किल से तो उसने अपनी मोहब्बत की तासीर से उसकी नाराजगी को पिघलाया था। क्या करेगा वो अगर वो छोटी ही उससे नफरत करने लगेंगी तो? वो ऐसे ही यही सब सोचते हुए उसके बगल में बैठा उसका सिर सहला रहा था। अब तक उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। वो उसे देखते हुए खुद से कहता है, क्या तुम मुझसे नफरत करने लगोगी? अगर करने भी लगोगी तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता था। यही सब सोचते सोचते वो खुद भी पता नहीं कब उसे सीने से लगाकर सो जाता है। 103 आप बेस्ट है। करीब रात के 2 बजे मदीहा की आंख खुली। उसने धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो वो बेड पर अकेली थी। सबसे पहले उसकी नज़र सामने लगी वॉल क्लॉक पर गई तो वहां घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। ये देखकर वो बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करती है, पर दर्द के मारे उसके मुंह से एक आह निकल जाती है।
उससे उठा नहीं जा रहा था। वो कसकर आंखें बंद कर कर अपने दर्द को जरा बर्दाश्त करती है। उसके पैरों में बुरी तरह दर्द हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से दोबारा किसी तरह उठती है। दर्द उसे अभी भी हो रहा था। वो किसी तरह मुश्किल से उठकर बैठती है। तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है। उसने एक वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे एक लोअर। ये कपड़े उसके नहीं थे और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि यह अदनान के कपड़े थे और अदनान ने ही उसे ये पहनाए हैं। ये सोचते हुए उसके चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसका बुखार अब पूरी तरह से उतर चुका था पर थकावट अभी भी थी। यहाँ वहाँ देखते हुए उसकी नज़र सामने आएंगे पर जाती है और उसमें अपने अक्स देखकर उसकी शर्म की कुछ और बढ़ जाती है। उस टी शर्ट का गला कुछ बड़ा था जिस कारण उसके गले पर बने वो निशान साफ साफ दिख रहे थे। चेहरे की रंगत भी उसके और अदनान की कुर्बत की कहानी बयां कर रही थी। हल्का लाल हुआ चेहरा, सूजे हुए होंठ, बिखरे बाल, गले पर बने हल्के बैंगनी निशान, जिस्म में वो कपकपाहट, बिखरे बाल, सब कुछ उसे अदनान की करीबी का याद दिला रहा था। ना जाने कितने वक्त तक वो अपने आप को शीशे में देखती रही। फिर कुछ सोचकर उठी और धीमे धीमे कदमों के साथ सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो उसे अदनान का याद आया। रात के 2:30 वो कहाँ हो सकता था। ये देखकर वो धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर आती हैं। उसे अभी भी चलने में तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे कर कर वो सीढ़ियों तक आती हैं पर अब असली मुश्किल सीढ़ियां उतरने में थी। अदनान ने उसकी हालत ही ऐसी कर दी थी कि एक एक कदम चलने में उसे कपकपाहट हो रही थी। पर बड़ी मुश्किल से वो एक एक स्टेयर धीरे धीरे उतर कर नीचे आती हैं। वहीं भी कोई नहीं था और होता भी कैसे। एक तो घरवाले वहां थे नहीं और रात के 2:30 किसी मुलाजिम का भी वहां होना मुमकिन नहीं था। वो अभी यहाँ वहां देख ही रही थी कि उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई आती है और वो चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। चलते चलते जब वो किचन के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसके कदम वही रुक जाते हैं। अंदर अदनान वही अपने सफेद कुर्ते पजामे में एप्रिन पहने खाना बना रहा था और आज भी वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था। कुछ बात तो थी उसमें, वो जो भी काम करता था बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरफ ही करता था। मदीहा किचन के दरवाजे पर खड़ी टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। उसकी छोटा सा चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। अदनान को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। आज तक उसे अदनान से सिर्फ डर लगता था, झिझक होती थी, घबराहट होती थी, पर आज तो उसे शर्म आ रही थी। काफी देर खड़े रहने के बाद जब उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की तो वो पलट कर जाने लगती है। पर वो मुश्किल से अभी 2 कदम ही चली होगी कि कोई उसकी कमर से पकड़कर उसे घुमाते हुए अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा अदनान के सीने से जा लगती है। अदनान उसे और खुद से सटाते हुए अपनी गहरी आवाज में पूछता है, कहाँ जा रही थी। मदीहा की तो हिम्मत नहीं हो रही थी उसे देखने की। जवाब देना तो बहुत दूर की बात थी उसके लिए। वही उसे कुछ ना बोलना देख अदनान अपना हाथ जो उसकी कमर पर था उसे हल्का सा ऊपर करता है। तभी मदीहा की दर्द के मारे अचानक एक जोर की आह निकल जाती है। उसकी आह सुनकर अदनान घबराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ कपकेक, कहीं चोट लगी है। पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती बल्कि नजरें नीचे खड़ी रहती है। उसे कुछ ना बोलना देख अदनान खुद हल्का सा उसकी शर्ट को उसकी कमर से ऊपर करके देखता है तो उसके पेट पर और शरीर के बाकी जगह भी अलग अलग लव बाइट के मार्क्स बने हुए थे जो खुद उसने ही बनाए थे और गलती से अदनान का हाथ उन निशानों पर होने के कारण उसकी आह निकली थी। ये देखकर अदनान की मुठ्ठियां कस जाती है। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की थी खुद को कंट्रोल करने की पर वो नहीं कर पाया और उसका अंजाम ये था कि मदीहा को अभी भी पेन हो रहा था। उसे अंदाजा था कि वो कुछ ज्यादा ही रफ था। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है और एकदम से मदीहा को गोद में उठाकर वही बने किचन स्लैब पर आराम से बिठाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेहद प्यार से समझाते हुए कहना शुरू करता है, कपकेक, आई एम सॉरी, मैं वो नहीं करना चाहता था पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझसे नहीं देखा जा रहा था तुम्हें तकलीफ में। ट्रस्ट मी, अगर कोई और ऑप्शन होता तो मैं वो सब कुछ इस तरह कभी नहीं करता। मुझे पता है तुम अभी तैयार नहीं थी पर मैं। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही मदीहा उसकी कमर पर अपने हाथ लपेटते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है, आपकी गलती नहीं है, हक है आपका मुझ पर, शौहर है आप मेरे। हाँ, मैं अभी तैयार नहीं थी पर आपने आज तक कभी कोई हद पार नहीं करी और आज भी मुझे ठीक करने के लिए
ये सब किया मैं नाराज नहीं हूँ और ना ही खफा हूँ। अदनान उसे कसकर गले लगाते हुए उसके माथे को चूमकर कहता है, मुझे कोई भी हक जबरदस्ती से नहीं चाहिए और कम से कम इस तरह तो मैं कुछ नहीं करना चाहता था। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी आइकॉनिक इवन आवर फर्स्ट टाइम। बट ये सब कुछ हो गया। मदीहा उससे थोड़ा सा दूर होकर उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, क्यों है आप इतने अच्छे? अदनान उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिले हस्बैंड भी, इसलिए बस बेस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि किसी और को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए मुझे तो बेस्ट बनना पड़ेगा। मेरी कपकेक सब कुछ बेस्ट जो डिजर्व करती हैं। मदीहा, आपको बेस्ट पत्नी की जरूरत नहीं है, आप बेस्ट है। अदनान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे एक ग्लास दूध देकर खुद खाना बनाने लगता है। इधर मिर्जा अपने कमरे में बैठा एक के बाद एक शराब की बोतलें खाली कर यहाँ था। उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत थी और जहन में एक चेहरा, अदनान सिद्दीकी का चेहरा। वो गुस्से से लाल आंखों से कहता है, तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई मेरे पास नहीं है, तुम्हारी वजह से मैंने खुद अपने हाथों से उसे दफनाया है। उस तो टके की लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए तुमने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाया ना अदनान सिद्दीकी, तो मेरा नाम भी मिर्जा गाजी नहीं। तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनकर तुम्हें सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। जिस तरह तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना है, उसी तरह तुम्हारे परिवार के हर एक शख्स को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करूंगा। आज तुम्हारी वजह से मेरा पॉलिटिकल करियर खराब हो गया है। मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, मेरी बनी बनाई इमेज की धजिया उड़ गई है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं है। ये सब कहते वक्त उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। CH-104 हाउ टू बी द बेस्ट वाइफ। अदनान बड़े प्रोफेशनली खाना बना रहा था और मदीहा दूध पीते हुए उसे टुका टुका देख रही थीं। काफी देर तक ऐसे ही देखते रहने के बाद वो कहती हैं, अदनान जी। अदनान अपना काम करते हुए ही, हम मदीहा, आपको नहीं लगता कि आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हैं? मतलब देखिए ना, मेरे होते हुए आपको खाना बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे तो अंडे उबालना तक नहीं आता। अम्मी कहती हैं एक अच्छी वाइफ को हस्बैंड के काम करना चाहती, उसकी बात मानना चाहिए, पर मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती। ऊपर से आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी करती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की से मोहब्बत कर सकते थे जो खूबसूरत होती, ज़हीन, इंटेलिजेंट होती, फर्मबरदार, ओबीडियंट होती? अदनान हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। जब वो अपनी बात कहकर चुप हो जाती है तो वो कहता है, तुमने कभी खाना बनते देखा है? मदीहा मुंह बनाते हुए, हाँ बहुत बार अम्मी जबरदस्ती अपने पास खड़ा कर लेती थी ताकि मैं कुछ सीखूं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। अदनान, ये खाना ना हमेशा एक फिक्स्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर में बनता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर देखें तो ये खाना जल जाएगा और अगर इससे कम देंगे तो खाना बनेगा ही नहीं। मदीहा नासमझी में, तुम? अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, तुम भी मेरा वही टेम्परेचर हो जिस पर मेरा दिल पिघला है। मुझे तुमसे मोहब्बत इसलिए है क्योंकि मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं हो सकती। मेरी नज़रों में तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे काबिल और सबसे बेहतरीन लड़की हो, इसलिए अपने ये बेफजूल के सवाल दोबारा मत पूछना। उसके जवाब पर वो मुंह खोले उसे देखने लगती है और फिर कूदकर किचन स्लैब से कूदकर उसके पास आती है और एक नज़र उसे देखने के बाद जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना था, लोग इश्क में पागल, अंधे, गूंगे, बहरे हो जाते हैं। आज देख भी लिया, मतलब में और खूबसूरत और काबिल। वाह क्या जोक सुनाया है आपने। आपको मेरी नमूनों वाली शक्ल कहाँ से खूबसूरत लगती है और मैं काबिल किस एंगल से लगती हूँ? आपको एक काम तो ठीक से होता नहीं है मुझसे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंस रही थी। मदीहा को किसी की जरूरत नहीं थी जो उसकी बेइज्जती करे, वो वक्त वक्त में अपनी खुद की बेइज्जती करती रहती थी। अदनान थोड़ी देर हंसने के बाद एक गहरी सांस लेकर बिल्कुल सीरियस अंदाज में अदनान के कंधे थपथपाते हुए कहती है, आप फिक्र ना करें, मैं अब एक अच्छी वाइफ बनकर दिखाऊंगी, ट्रस्ट मी। अदनान अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछता है, अच्छा और कैसे बनते हैं एक अच्छी वाइफ, जरा बताओ। मदीहा कुछ सोचते हुए, हाँ मैं कुकिंग सीखूंगा, आपकी बाकी चीजों का ख्याल रखूंगी, थोड़ी फरमाबरदार बनूंगी बस, और क्या? अदनान उसे घूरते हुए, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किचन का या घर का बाकी कोई काम करने के लिए। लास्ट टाइम जब तुम किचन में आई थी तो क्या हुआ था मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने
ड्रीम पर फोकस करो। खाना बनाने के लिए अम्मी और चाची जान है, और अगर कम पड़े तो मुलाजिमों की लाइन लगा दूंगा मैं, पर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी किसी भी तरह की जहमत उठाएं। मदीहा: अरे पर मुझे अपनी मर्जी से करना है, और आपको क्या पता मेरी लाइफ किसी ट्रेजेडी से कम थोड़ी ना है। एक तो अम्मी जैसी सास मिली है, और सास जैसे अम्मी। अगर मेरी अम्मी का बस चले ना तो लो पूरे खानदान का काम मुझसे करवाएं। इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं एक बहुत अच्छी वाइफ बनूंगी और सब कुछ सीखूंगी, और इसकी शुरुआत अभी से होगी। बताइए मुझे क्या करना है। अदनान उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कटी हुई सब्जियों को फ्राई पैन में डालते हुए कहता है, फिलहाल के लिए अगर तुम चुप हो जाओ। तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। मदीहा चिढ़ते हुए: अरे मैंने कहा ना, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, मैं कर लूंगी, बताइए क्या करना है। ये कहते हुए वह यहाँ वहाँ देखते हैं। तभी उसकी नज़र कुछ क्रोकरीज पर जाती है और वह उन्हें उठाते हुए कहती है, मैं इन प्लेट्स को डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ, ठीक है। अदनान उसके हाथ से उन प्लेट्स को लेने की कोशिश करते हुए हल्का सा डांट कर कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी गिरा दोगी, लाओ मुझे दो, मैं लगा दूंगा, और तुम चुपचाप जाकर बाहर बैठो डाइनिंग पर। मदीहा उससे प्लेट्स लेते हुए, नहीं मैं कर लूंगी, अगर मैं ऐसे ही कुछ नहीं करूंगी तो अच्छी बीवी कैसे बनूंगी, मुझे दीजिए, मैं पक्का कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। उसकी जिद पर अदनान भी कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप उससे प्लेट्स लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए कहता है। पर मदीहा तो मदीहा थी, अभी मुश्किल से वो दो कम ही चली होगी कि उसका पैर वही रखे टेबल पर लगता है, और एक के बाद एक सारी प्लेट्स टूटकर वही चकनाचूर हो जाती है। ये देखकर वो एकदम घबराते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। वो तो इस टेबल की गलती है, ये गलत जगह पर रखी है। मैं क्या करूं? कहते हुए वो हल्का सा झुका प्लेट्स के टूटे हुए टुकड़ों को उठाने वाली होती है कि अदनान पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे हल्का सा कमर से पकड़कर उठाते हुए उन टूटे हुए प्लेट्स से दूर करता है और डांटे हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम कुछ मत करो, हो गया ना कांड, अब खबरदार जो इनको छुआ तो चुपचाप जाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठो, आई विल हैंडल योर मेस। उसकी बात सुनकर वो एक नज़र मासूमियत से उसे देखती है तो वो उसे दोबारा घूरकर देखता है और खुद उसे गोद में उठाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए कहता है, अब अगर तुम उठी तो बस देख लेना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मदीहा मुंह बनाते हुए, मैं कह रही हूँ ना, मेरी गलती नहीं है, टेबल गलत जगह रखा था। इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि अदनान उसे जानलेवा नजरों से घूरकर वापस अंदर चला जाता है, और उसके जाते ही वो मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, अरे मेरी क्या गलती, वो तो टेबल ही गलत जगह रखी थी, और वैसे भी अल्लाह मियाँ ने मुझे ऐसे ही बनाया है, मैं क्लमजी क्या करूं अब, पर नहीं, अब तो मैं एक अच्छी वाइफ बनकर दिखाऊंगी, इन सबको कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो यहाँ वहाँ देखती हैं पर उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे अदनान के फ़ोन पर जाती है और वो मुस्कुराते हुए हाल उसे उठा लेती है, पर कमबख्त उसकी किस्मत फ़ोन में लॉक लगा हुआ था। ये देखकर वह एक नज़र फ़ोन को देखते हैं, फिर एक नज़र किचन की तरफ देखकर अपनी चेयर से उठकर वापस किचन में जाने लगती है। एक बात तो थी, मदीहा को अदनान की खिलाफत करने में मज़ा बड़ा आता था क्योंकि उसे पता था कि वो थोड़ा बहुत डांटने के अलावा कुछ नहीं करेगा। उसका दिल नाजुक जो पड़ जाता था मदीहा के लिए, और इस बात का फायदा वो बखूबी उठाती थी। वो बेवकूफ़ नहीं थी बल्कि चालक थी। इधर अदनान किचन में सब कुछ समेटकर दोबारा से खाना बनाने लगता है, तभी उसकी आंखों के सामने उसका फ़ोन आता है। वो घूरकर एक नज़र फ़ोन को देखता है, फिर उस इंसान को जो फ़ोन उसके सामने लाया था यह मदीहा थी। अदनान, मैंने तुम्हें बाहर बैठने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रही हो? मदीहा बेहद मासूम शक्ल बनाकर, पासवर्ड खोल दीजिए, फिर पक्का चली जाऊंगी, दोबारा भी नहीं आऊंगी। उसकी बात सुनकर वो खाना बनाते हुए ही कहता है, तुम्हारी बर्थ डेट। ये सुनकर मदीहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो जल्दी से डेट टाइप करती है तो फ़ोन खुल जाता है। ये देखकर वो एक बार फिर अदनान की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है, पर उसकी मुस्कान और बड़ी हो जाती है जब वो फ़ोन के वॉलपेपर पर देखती है। यह उसकी तस्वीर थी, वो भी कोई आजकल की नहीं बल्कि बहुत पुरानी तस्वीर। इसमें महज वो शायद 6
7 साल की होगी जब वो स्कूल जाती थी। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर किचन के दरवाजे को देखकर कहती है, हाउ अडोरेबल मिस्टर हस्बैंड। फिर वापस फोन में पूरा फोकस करते हुए गूगल खोलती है और उसे पर टाइप करती है, हाउ टू बी ए गुड वाइफ। फिर कुछ सोचकर उसे कट करते हुए दोबारा टाइप करती है, हाउ टू बी द बेस्ट वाइफ। उसके सर्च करते ही बहुत सारे ऑप्शंस होने लगते हैं। वो एक एक करके जैसे जैसे सारे ऑप्शन पढ़ रही थी वैसे वैसे उसके फेसियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। 105 बिरयानी बनाना है। दूसरे दिन मदीहा जब सोकर उठी तब तक अदनान अपने ऑफिस जा चुका था। किसी इम्पोर्टेंट केस के लिए वो तैयार होकर नीचे आए तो सब लोग वहीं मौजूद थे। वो जल्दी सुबह आ गए थे। उन्हें भी मदीहा की फिक्र थी। उसे आता देख नाजिया जी प्यार से उसे गले लगाते हुए पूछती है, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मदीहा, मैं ठीक हूँ मम्मी, लेकिन आप तो दोपहर तक आने वाली थी ना, फिर इतनी सुबह? शिफा जी, हाँ बेटा, हम आने तो दोपहर तक वाले थे, पर तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कि हम रात में ही वहाँ से निकल लिए और जल्दी सुबह पहुँच भी गए। और अच्छा भी हुआ, अदनान को सुबह कोई काम आ गया था तो वो निकल गया। उनकी बात सुनकर मदीहा कुछ नहीं कहती और चुपचाप सबके पास आकर बैठ जाती है और सब लोग बारी बारी उससे उसकी हेल्थ पूछते हैं। ऐसे ही कुछ देर बैठकर बातें करने के बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेडीज दोपहर के खाने का इंतजाम करने लगती है और आदमी लोग अपने बिजनेस डिस्कशन में लग जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिस तक जाने वाले नहीं थे। किचन में नाजिया जी, शिफा जी, सोफिया और जमीला जी खाने के मेन्यू का ही सोच रहे थे कि तभी मदीहा वहां आती है। उसे देखकर शिफा जी परेशान है। ओते हुए कहती है, अरे बच्चा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? जाकर आराम कीजिए जरा। मदीहा जरा हिचकिचाते हुए, नहीं ताई अम्मी, वो मुझे भी खाना बनाना है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सब जरा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मदीहा को तो जैसे काम करने में मौत आती थी, उसे तो किचन में आना तक नहीं पसंद था। नाजिया जी जबरदस्ती उसे अपने पास खड़ा कर कर सब सिखाने की कोशिश भी करती थीं तो वो बहाने बनाकर भाग जाती थी। नाजिया जी उसे जरा घूरते हुए, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम्हें किचन में काम करने का भूत चढ़ा है? सच सच बताओ, क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में? मदीहा जरा चिढ़कर, अम्मी आपको मसला क्या है? मैं कुछ ना करूं तो दिक्कत और करूं तो दिक्कत। आप ही तो चाहती थी कि मैं खाना बनाना सीखूं, तो बस अब मेरा भी मन है। नाजिया जी उसे घूरते हुए, वही तो, आज ऐसे कैसे मन करने लगा तुम्हारा? शिफा जी, नाजिया तुम भी ना, एक तो वो कुछ सीखना चाह रही हैं और तुम उसे ऐसे बातें सुना रही हो। खबरदार, जो कुछ कहा अब तुमने मेरी सोनचिड़ैया को। मदीहा उन्हें साइड हग करते हुए, थैंक यू सो मच बड़ी अम्मी, एक आप ही हैं जिन्हें मेरी फिक्र है, वरना तो किसी को मेरी फिक्र नहीं है। नाजिया जी मदीहा को और शिफा जी को घूरते हुए, बस आप दोनों मुझे ही दुश्मन बना दो। उनकी बात सुनकर सोफिया उन्हें साइड हग करते हुए, अरे चाची जान, आपने लिए तो मैं हूं ना, फिर आप क्यों फिक्र करती है? इन्हें अपनी टीम बनाने दो, मैं हूं ना आपके साइड। उसकी बात सुनकर नाजिया जी प्यार से उसका माथा चूमते हुए, मेरी बच्ची, बस एक तुम हो मेरी सास दुलारी, वरना यहाँ तो खुद की औलाद बस खिलाफत पर अड़ी है। मदीहा उन्हें देखकर बस मुंह बनाती है और वापस शिफा जी को देखकर कहती है, बड़ी अम्मी आप इन्हें छोड़िए, मुझे खाना बनाना सिखाए। उसकी बात सुनकर शिफा जी मुस्कुराते हुए, पहले आप हमें ये बताइए कि आज ये खाना बनाने का क्या शौक चढ़ा है आपको? मदीहा जरा झेपते हुए, वो बड़ी अम्मी, में तो बस ऐसे ही आज मन कर रहा है। शिफा जी, अच्छा चलो ठीक है, तो बताइए क्या बनाना सीखना है आपको? उनके पूछते ही वो एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, बिरयानी। ताई अम्मी, मुझे बिरयानी बनाना सीखना है। उसकी बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही सोफिया जरा हैरानी से कहती है, वाह, एक तो पहली बार खाना बनाने वाली हो और वो भी इतनी मुश्किल डिश बिरयानी, और एक मिनट, तुम्हें तो बिरयानी कुछ खास पसंद नहीं है, पर हाँ भाई को बहुत पसंद है। फिर कुछ सोचकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए, एक मिनट, कहीं तुम भाई के लिए तो नहीं सीख रही हो ना खाना बनाना? उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं करती, बल्कि चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ी रहती है। वहीं उसकी इस हरकत पर सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। शिफा जी,
अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। नाजिया जी जरा परेशान होते हुए, भाभी जरा ध्यान से, अगर इसे कुछ हुआ ना तो इसका मियाँ हमें छोड़ेगा नहीं। सोफिया उनका साथ देते हुए, हाँ मदीहा तुम रहने तो, अगर कुछ हो गया ना तुम्हें तो भाई छोड़ेंगे नहीं, हम सबको इसी हवेली में कब्रें बनेगी हम सबकी। मदीहा चिढ़कर, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा, और वो इतने भी बुरे रही है, कितने प्यारे से तो है, बिल्कुल स्वीट एंड केयरिंग, आप लोग तो फिजूल में डरते हैं उनसे और मेरे मियाँ को बदनाम करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो उसकी बात सुनकर वो सब आंखें फाड़े उसे देखते हैं, मतलब यह वही लड़की थी जो कल तक अदनान की चुगलियां करती रहती थी और आज उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव बन गई है, और स्वीट और अदनान, ये तो जैसे कोई जोक था। उन सब को चुप देखकर मदीहा कहती हैं, अरे जल्दी जल्दी बताए ना आप बड़ी अम्मी, मुझे उनके लिए सीखना है खाना बनाना। किया लगता है बना लेगी मडिया ठीक से बिरयानी, या कोई नया तमाशा लोगा। किया बैन पाएगी मडिया द बेस्ट वाइफ। 106 मडिया जी बिरयानी। शबाना जी मदीहा को सारी रेसिपी समझाने की कोशिश कर रही थी, जो यकीनन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बताया जा सकता था कि उसे समझ बिल्कुल नहीं आई है। वहीं नाजिया जी नमः आंखों से दूर खड़ी अपनी बेटी को ही देख रही थी, वो इस बात को नजरअंदाज नहीं सकती थी कि वो समझदार हो रही है। आज अपने आप खुद से आकर खाना बनाना सीखने का कहना बहुत बड़ी बात थी, खासकर जब खाने वाली मदीहा हो जिससे एक गिलास पानी लेने में खुद से मौत आती थी। नाजिया जी समझ रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा है ज्यादा, पर फिर भी वो कोशिश कर रही है, सिर्फ अदनान के लिए। वो लड़की जो कल तक उनके पीछे छोटी छोटी चीजों के लिए भागा करती थी, अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपने शौहर के लिए खाना बनाना सीख रही है। आज उनके दिल में कहीं एक दर्द सा था कि उनकी बेटी इतनी जल्दी पराई हो गई, कहने को उनके सामने ही है, पर अब रिश्ते बदल चुके हैं। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि यह उनकी बेटी मदीहा नहीं रही, अब वो अदनान सिद्दीकी की बीवी भी बन गई है, और उसने इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी कर लिया है, और उसकी लगन देखकर आज उन्हें भी गर्व हो रहा था अपनी बेटी पर। इधर सोफिया के पास यास्मीन का फोन आता है तो वो बात करने अपने कमरे की तरफ चली जाती है, और कमरे में पहुंचकर फोन उठाते हुए कहती है, हाँ बोलो। यास्मीन, कुछ नहीं, जब से यूनिवर्सिटी की छुट्टियां लगी है मैं इतनी बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे कुछ बात कर लूं। और सुनाओ, वैसे वो तुम्हारी तूफान एक्सप्रेस कहाँ है, फोन ही नहीं उठा रही, पहले उसे ही लगाया था मैंने। सोफिया मुस्कुराते हुए, अरे उसका मत पूछो, आज मैडम किचन में पहली बार खाना बना रही है, और वो भी सीधा बिरयानी। क्यों? कि भाई को पसंद है। उसकी बात सुनकर यास्मीन हैरानी से चिल्लाते हुए कहती है, क्या मदीहा और कुकिंग, वो भी सीधा बिरयानी? भाई देखकर कहीं तुम्हारा किचन ब्लास्ट ब्लास्ट ना हो जाए। और उसके मियाँ ने मंजूरी दे दी उसको कुछ काम करने कि जितने ओवर प्रोटेक्टिव वह है, मुझे लगता नहीं है उन्हें बात की भनक रही होगी। सोफिया, हाँ वह भाई तो सुबह चले गए थे, उन्हें कुछ नहीं पता, और तुम फिक्र मत करो, जितनी डेडिकेट वह लगती है ना, मुझे लगता है बना लेगी, और वैसे भी अम्मी है उसके पास, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बिरयानी बनाना। यास्मीन, तुमने सही कहा, बड़ी बात नहीं है, पर वह लड़की जो पानी तक नहीं उबाल पाती उसके लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं कह रही हूँ जरा ध्यान से, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारा भाई तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगा। सोफिया हंसते हैं, अब मदीहा की बिरयानी कैसी बनती है ये तो लंच के टाइम पर ही पता चलेगा। यास्मीन, काश मैं भी आ सकती, खैर तुम मुझे बताना टेस्ट करके कि कैसी थी। सोफिया, अरे तो प्रॉब्लम क्या है, आ जाओ ना, तुम मिल भी लेंगे इसी बहाने। यास्मीन, अरे एक्चुअली ड्राइवर आज छुट्टी पर है तो मैं किसके साथ आऊंगी, अब्बू बस से आने नहीं देंगे। सोफिया कुछ सोचकर, तुम तैयार हो जाओ, मैं किसी को भेजती हूँ लाने के लिए, ठीक है? उसकी बात सुनकर यास्मीन भी जल्दी से मान जाती है, तो सोफिया फोन कट कर कर कुछ सोचते हुए रेहान के कमरे की तरफ चली जाती है, क्योंकि फिलहाल वही फ्री था। वह उसके कमरे में जाती है तो वह बड़े ध्यान से अपने वीडियो गेम में लगा हुआ था, वो उसे जरा मस्का लगाते हुए कहती है, भाई एक काम है, प्लीज कर देंगे? रियान अपना गेम खेलते हुए, बिल्कुल नहीं, घर में भाई ने अब्बू ने इतने मुलाजिम रख रखे हैं, उसके बाद भी तुम्हें कामों के लिए मेरे पास आना होता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत कम है मेरे पास। उसकी बात सुनकर सोफिया चिढ़ते हुए कहती है,
अच्छा क्या काम है आपके पास इस स्टूपिड से वीडियो गेम को खेलने के अलावा? मैं तो बस यास्मीन को लाने के लिए भेज रही थी। रहने दीजिए आप, मैं किसी और को भेज दूंगी। इतना कहकर वो जाने लगती है कि तभी रियान उसे रोकते हुए कहता है, अच्छा ठीक है जा रहा हूँ मैं उसे लेने। इतना कहकर वह बिना कुछ सुने अपनी कार की चाबी लिए वहां से निकल जाता है और सोफिया बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो रियान मना कर रहा था, अब कैसे मान गया। इधर किचन में शिफा जी सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में उसे बताकर कुछ सोचकर मदीहा से कहती है, बेटा वहां शेल्फ से जीरा लेकर आओ जरा। मदीहा कुछ सोचकर शेल्फ के पास जाती है और वो वहां रखे डिब्बों को घूर घूर कर देखती हैं। फिर उसमें से एक डिब्बा उठाकर उन्हें देते हुए कहती है, ये लीजिए ताई अम्मी। शिफा की उस डिब्बे को देखकर हंसते हुए कहती है, बेटा ये शोफ है, जीरा नहीं, मैंने तुमसे जीरा मांगा था, वो ब्लैक वाला। उनकी बात सुनकर मदीहा सिर खुजलाते हुए कहती है, पर ताई अम्मी सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, कलर से यही डाल दीजिए ना। शिफा जी, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, चलो शाबाश लेकर आओ। उनके कहने पर वो दोबारा सेल्फ के पास आ जाती है और इस बार सही बोतल लेकर उनके पास आती है। उसके बाद वो उसे धीरे धीरे कर कर सारे इंस्ट्रक्शंस देने लगती है और वो जैसे जैसे वो बता रही थी वैसे वैसे बनाती जा रही थी। वो अभी भी उसे समझा ही रही थी कि तभी नाजिया जी उन्हें डाइनिंग टेबल के पास कुछ पूछने के लिए बुलाती है, तो वो उसे थोड़ा बहुत बताकर वहां से चली जाती है और उनके जाने के बाद मदीहा वैसे वैसे करने लगती है जैसे जैसे उन्होंने बताया था। तभी उसकी नज़र वहीं रखी इलायची पर जाती है, तो वो कुछ सोचते हुए उसे भी उसमें डाल देती है। वही थोड़ी देर बाद शिफा जी वापस आती है और दोबारा से समझाने लगती है। करीब 2 घंटे बाद बेहद मेहनत मुशक्कत के बाद फाइनली मदीहा ने बिरयानी बना ली थी और वह दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी और उसमें से खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी कि मदीहा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाते हैं। उसे पक्का यकीन था कि उसने अच्छी ही बनाई होगी। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में ही बैठे थे सिवाय नाजिला जी और रूहान के, क्योंकि वो लोग किसी काम से बाहर गए थे। तभी अदनान की कार बाहर आकर रुकती है। वो अंदर आता है तो उसे आता देख मदीहा फौरन दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसके हाथ से उसका कोट और बैंग ले लेती है। मदीहा ने ये सब इतनी जल्दी में किया था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। कोई कुछ कहता इससे पहले ही वो उस कोट और बैंग को ठीक से साइड में रखकर टेबल से जग उठाकर एक ग्लास में पानी भरती है और उसे अदनान की तरफ बढ़ाती है। अदनान को खुद उसका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसे कौन बताए कि उसकी बीवी ने ये सब कुछ अपनी रोमांटिक किताबों से सीखा है और फिलहाल उसके सिर पर अच्छी बीवी बनने का भूत सवार है। वो एक गहरी सांस लेकर उसे देखता है और खुद सोफे पर बैठकर उससे पानी लेता है और उसे देखते हुए ही पीने लगता है। CH-107 एलर्जी। अदनान पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखने लगता है। तभी मदीहा उसके हाथ से ग्लास लेकर रखते हुए कहती है, आप फ्रेश हो जाए, खाने का टाइम हो गया है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर नाजिया जी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ अदनान जल्दी आ जाओ, आज तो तुम्हारी बीवी ने खाना बनाया है, वो भी तुम्हारी फेवरेट बिरयानी। ये सुनते ही अदनान हैरानी से मदीहा की तरफ देखता है और अपनी जगह से उठकर उसके पास आता है और उसे कंधों से पकड़कर अच्छे से चारों तरफ देखने लगता है और फिक्र के साथ पूछता है, कहीं लगी तो नहीं ना? क्या जरूरत थी किचन में जाने की? मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों किया तुमने ये सब? मदीहा उसके कान में धीरे से कहती है। अरे मैं तो बेस्ट वाइफ बनने की कोशिश कर रही हूँ।
उसकी बात सुनकर वो जरा हैरानी में उसे देखता है। उसे लगा नहीं था कि वो इतनी सीरियस है, पर यहाँ तो उसने एक नई कहानी तैयार कर दी थी। शिफा जी, अदनान अच्छा चलो अब डांटो तो नहीं, उसे इतने प्यार से बनाई है उसने, और सच में बहुत अच्छी बनाई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हम में से किसी को चखने तक नहीं दिया। उसने कहा जब तक तुम नहीं खाओगे कोई नहीं खाएगा, चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, अब मुझसे तो कम से कम इंतजार नहीं हो रहा। सोफिया, हाँ भाई प्लीज ना, मुझे भी सब्र नहीं हो रहा अब। उन सब के कहने पर अदनान भी कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है और मदीहा किचन की तरफ चली जाती है। शिफा जी, बेटा रियान कहाँ है? अभी तो यही था। सोफिया, हाँ अम्मी, वो यास्मीन को लेने गया था। उसने भी इतना कहा ही था कि तभी उसे मेन गेट से यास्मीन और रियान आते दिखे। रियान आगे चल रहा था और यास्मीन उसके पीछे मुंह बनाते हुए आ रही थी। उसे आता देख सोफिया खुश होते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, कितना वक्त लगा दिया तुमने, कब से इंतजार कर रही थी। यास्मीन उसे गले लगाते हुए ही रियान की तरफ घूरकर कहती है, जब इतना बुरा ड्राइवर भेजोगी तो आने में तो टाइम लगेगा ही ना। रियान, ओ मैडम, एक तो तुम्हारी वजह से लेट हुआ है और नाम तुम मुझ पर लगा रही हो, कितनी नाशुक्री हो। एक तो मैं तुम्हें लेने गया, लेकर आया, और यहाँ तुम मेरी शिकायत कर रही हो, शर्म करो कुछ। यास्मीन चिढ़ते हुए, और जो सारा रास्ता तुम मुझे ताने सुनाते आए हो और लड़ते आए हो उसका क्या? रियान, जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हें ताने सुनाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। यास्मीन, अच्छा लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी शक्ल जैसी भी है तुमसे तो बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है 10 दिनों से नहाए नहीं हो तो। रियान, ओ जरा जबान संभाल कर बात करो, लड़कियां मरती है मुझ पर मेरी यूनिवर्सिटी में। यास्मीन चिढ़ते हुए, अच्छा तो फिर अंधी की आंधी होगी सारी। उन दोनों को इस तरह लड़ता देख नाजिया जी हंसते हुए कहती है, या अल्लाह, देखो लड़ तो ऐसे नहीं है जैसे मियाँ बीवी हो, कुछ तो शर्म करो, इतने बड़े हो गए हो, बचपन से लड़ते आ रहे हो। उनकी बात सुनकर वह दोनों एकदम से झेप जाते हैं। शिफा जी, सोफिया बेटा तुम यास्मीन को अपने कमरे में ले जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाए, तब तक मैं खाना निकालवाती हूँ, लंच का टाइम हो रहा है ना। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और मुलाजिम सबको खाना सर्व कर रहे थे। खाना अच्छे तरीके से सर्व होने के बाद रुखसार जी मुस्कुराकर अदनान की तरफ देखकर कहती, बेटा तुम शुरू करो, तुम्हारी बीवी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया, सबसे पहले तो तुम ही टेस्ट करोगे। उनके कहने पर अदनान एक नज़र मदीहा की तरफ देखा है, जो हल्का शर्माते हुए आंखों में उम्मीद लिए टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह फैलाने निवाला खाता है। पहला निवाला खाते उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है। अब भाई बीवी ने पहली बार कुछ बनाया था और वो भी इतना अच्छा, अदनान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मदीहा ने बनाया है। उसके खाने के बाद एक एक करके सभी लोग बिरयानी टेस्ट करते हैं और सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और आंखों में कुछ हैरानी भी थी, क्योंकि सच में मदीहा ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी। हर कोई बिना कुछ कहे बस एक के बाद एक स्पून खाए जा रहा था। ये देखकर मदीहा जरा हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने तो टेस्ट भी की थी, मुझे तो ठीक ही लग रही थी। उसके सवाल पर सब लोग उसे देखने लगते हैं तो सबकी नज़र खुद पर महसूस करके वो और घबरा गई थी। वही उसे इस तरह डरता देख शिफा जी मुस्कुराते हुए कहती है, सच में इतनी अच्छी बिरयानी हमने कभी नहीं खाई। सोफिया एक निवाला खाते हुए, हाँ सच में मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इतनी टेस्टी बनाओगी अम्मी, मैं तो एक प्लेट और लूंगी। यास्मीन, हाँ सच में बहुत टेस्टी है, इतने सारे फ्लावर्स एक साथ आ रहे हैं, सच में आज से तुम मेरी फेवरेट कुक हो मदीहा। उम्मीद, हाँ मदीहा बाजी, आपने तो बहुत अच्छी बनाई है, मुझे तो लगा था कि किचन में धमाका होगा, लेकिन आपने तो सच में इतनी अच्छी बिरयानी बना ली। अजहर, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। ऐसे ही बारी बारी करके सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, पर उसे तो किसी और की तारीफ का इंतजार था। वह अदनान की तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए प्राउडली उसे देख रहा था और वह कुछ कहने वाला था कि तभी अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और उसका सर घूमने लगा। देखते ही देखते चेहरा हल्का हल्का लाल होने लगा और पसीना आने लगा। मदीहा जो उसके एक एक एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी, अचानक ये सब देखकर घबराते हुए कहती है, अदनान जी, क्या हुआ आपको?
उसके सवाल पर सभी का ध्यान अदनान पर जाता है और उसकी हालत देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और स्किन पर भी अलग अलग जगह रैशेज दिखाई दे रहे थे। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर उससे कहा नहीं जा रहा था और अचानक ही एकदम से वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब एकदम से घबराते हुए अपनी जगह से उठते हैं और मदीहा अदनान के पास जाकर उसका गाल थपथपाते दबाते हुए कहती है, अदनान जी, उठिए, किया हुआ आपको। शिफा जी भी जल्दी से उसके पास जाकर उसके गाल थपथपाते हुए कहती है, अदनान बेटा क्या हुआ, उठो। अदनान बेटा उठो। अब तक उनकी आंखें बिल्कुल नम हो चुकी थी। सहीर जी कुछ सोचते हुए शिफा जी से पूछते हैं, आपने कहीं बिरयानी में इलायची तो नहीं डाली थी ना? उनके ये सवाल पूछते ही शिफा जी हैरानी से मदीहा की तरफ देखकर पूछती है, पिता कहीं तुमने बिरयानी में गलती से इलायची तो नहीं? डाली थी ना? मदीहा चुप पहले ही घबराई हुई थी और करते हुए कहती है, हाँ ताई अम्मी, वो बाकी मसाले के साथ वह भी रखी थी, तुम मुझे लगा कि डालना होगा तो मैंने डाल दिया। सहीर जी बेटा, पर अदनान को इलायची सीवियर एलर्जी है। उसकी बात सुनकर शिवाजी बेहद घबरा जाती है क्योंकि अदनान को इलायची से एलर्जी थी और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी बताता कि इसमें मदीहा की गलती नहीं है। दरअसल वह उसे बताने भूल गई थी। दरअसल अदनान को पहली बार एलर्जी ने तब रिएक्ट किया था जब वह सिर्फ 8 साल का था और उसे वक्त मदीहा का कोई वजूद ही नहीं था। उसके बाद से घर वालों ने घर के खाने में ज्यादातर इलायची को इस्तेमाल करना बंद कर दिया और बाहर से अदनान कभी खाना खाता नहीं था, तो मदीहा को आज तक कभी ऐसे पता ही नहीं चला कि अदनान को इलायची से एलर्जी है। जमाल जी, बातें बाद में होते रहेंगे। असर जान, फिर जल्दी से अदनान को उसके कमरे में लेकर जाओ और डॉक्टर को फोन करो, बहुत सीरियस हालत है इसकी। उनकी बात सुनकर सभी फुर्ती से अपने अपने सेंस पर वापस आते हैं। असर और रियान अदनान को उसके कमरे में बेड पर लेटाया है और सोफिया जल्दी से घबराते हुए कबीर को कॉल करती है। इस बीच मदीहा खामोशी से खड़ी थी, उसे तो जैसे कोई होश ही नहीं था। 108 कहा गई। मडियर अदनान को अजहर और रियान उसके कमरे में ले जाते हैं और तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे और अंदर उसे चेक कर रहे थे। बाकी सब बाहर खड़े बेचैनी से बंद दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मदीहा के तो आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे। तभी नाजिया जी उसके पास आकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, देखो क्या किया तुमने, तुम्हारी एक गलती की वजह से आज उसकी यह हालत है, इसलिए मना कर रहे थे तुम्हें, पर नहीं, अपनी जिद में कहाँ कुछ दिखता है तुम्हें, नालायक लड़की। अब तो मुझे लग रहा है कि गलती कर दी। तुम्हारा निकाह अदनान से कराकर लो, तुमसे बहुत बेहतर डिजर्व करता था। उनकी बातें मदीहा के दिल पर चुभ रही थी। बुरी तरह उसका रोना बढ़ चुका था। वो किसी तरह कहने की कोशिश करती है, अम्मी वो मैं चटाक। इससे पहले वो कुछ कह पाती, नाजिया जी एक जोर का थप्पड़ उसे मारती है और ये देखकर सब घबरा जाते हैं। शिफा जी आगे आकर मदीहा को अपने कलेजे से लगाकर नाजिया जी को घूरते हुए कहती है, नाजिया क्या तरीका है, हाथ कैसे उठाया तुमने उस पर, भूलो मत सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बहू भी है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरी बहू पर हाथ उठाए। आज के बाद ये गलती दोबारा ना हो। सहीर जी भी वैसे ही गुस्से में, उसकी गलती नहीं है नाजिया, वो तो बेचारी अपने मन से कुछ बना रही थी, तुम लोगों को उसे बताना चाहिए था। जब से वो हुई है तब से ही अदनान को कभी एलर्जी अटैक नहीं आया, उसे किसी ने बताया नहीं, इस बारे में उसे कैसे पता होगा। जमाल जी, हाँ नाजिया क्या तरीका है, ये हाथ कैसे उठाया तुमने? सबकी बातें सुनने पर नाजिया जी को भी एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी है। वो पछतावे भरी नजरों से उसे देखती है तो वो शिफा जी के सीने से लगी रो रही थी और वो उसे चुप करा रही थी। मदीहा के जहन में बार बार नाजिया जी की बातें चल रही थी, ऊपर से शिफा जी जितने प्यार से उसे चुप करा रही थी। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि आज जाने अनजाने उनका बेटा इतनी तकलीफ में उसकी वजह से है और वो उसे चुप करा रही हैं।
सोफिया और यास्मीन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही अजहर, रियान और उम्मीद को। मदीहा को ऐसे रोता देख सब बुरा फील कर रहे थे। तभी डॉक्टर वहां आते हैं तो सब उनके पास चले जाते हैं, पर मदीहा के कदम उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। वो चुपचाप रोते हुए धीमे धीमे कदम लेकर वहां से चली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि सबका ध्यान डॉक्टर पर था। रुखसार जी फिक्र के साथ पूछती है, डॉक्टर कैसा है मेरा पोता? डॉक्टर, अब वो ठीक है, 1 घंटे में होश आ जाएगा। वो तो अच्छी बात थी कि इन्होंने सिर्फ 1-2 निवाले खाया था, वरना बात जान पर भी आ सकती थी। पर चिंता की बात नहीं है, ठीक है, वो जल्दी ही होश आ जाएगा। इंजेक्शन दे दिया है मैंने। उनकी बात सुनकर सबको जरा सुकून मिलता है और अजहर डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। शिफा जी कमरे में रुकती है और बाकी सब हॉल में आकर बैठ जाते हैं, पर किसी का भी ध्यान इस पर नहीं था कि मदीहा वहां कहीं नहीं है। करीब 1 घंटे बाद अदनान को हल्का हल्का होश आने लगता है। ये देखकर शिफा जी जल्दी से सबको बुला ले आती हैं। सहीर जी, अब कैसे हो बेटा? अदनान, जो अब तक आगे खोल चुका था, शिफा जी की हेल्प से उठकर बैठता है और बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा सबको देखते हुए कहता है, हुआ क्या था? नाजिया जी, बेटा बिरयानी में इलायची थी और उसी का एलर्जी रिएक्शन था। रुखसार जी, अब कैसा लग रहा है बेटा? अदनान, मैं ठीक हूँ दादी। ये कहते हुए वो चारों तरफ कमरे में किसी को ढूंढ रहा था, पर वहां सब थे उसके अलावा। ये देखकर वो सबकी तरह देखकर पूछता है, कपकेक कहाँ है? परेशान हो गई होगी ना वो, रो भी रही होगी, वैसे ही इतनी मासूम है। कहाँ है? बुलाए उसे, मेरे पास क्यों नहीं है, जरूरत है मुझे उसकी। उसके कहने पर सबको एहसास होता है कि मदीहा काफी देर से उनके पास नहीं है और सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। अदनान, किया हुआ कहाँ है? वो बुलाओ उसे। रुको, मैं खुद लेकर आता हूँ, परेशान होगी मेरे लिए वो। इतना कहकर वो उठने लगता है तो सोफिया फिक्र के साथ कहती है, नहीं भाई, मैं बुलाकर लाती हूँ, आप आराम कीजिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और यास्मीन और उम्मीद भी उसके पीछे जाते हैं। 15 मिनट बाद अजहर और रियान के फोन पर एक मैसेज आया है तो वो भी वहां से चले जाते हैं। 10 मिनट और बीत जाते हैं। अदनान का सब्र अब जवाब दे गया था। वो फिक्र के साथ कहता है, कहाँ है वो, अभी तक आई क्यों नहीं? 20 माह छोटी ही नट हो चुके हैं, आप लोग कुछ छिपा रहे हैं क्या? उसके पूछने पर कोई कुछ नहीं कहता। तभी वहां सोफिया, उम्मीद और यास्मीन घबराते हुए आते हैं। उनके पीछे ही रियान और अजहर थे और वो भी काफी परेशान लग रहे थे। सोफिया घबराते हुए, मदीहा नहीं मिल नहीं। ये सुनते ही अदनान अपनी जगह से उठकर गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है, क्या मतलब कि नहीं मिल रही? अदनान के ऐसे चिल्लाने पर सोफिया जरा डरते हुए कहती है, भाई हमने पूरे घर में देखा पर वो कहीं नहीं है। अदनान अपनी सख्त आवाज में सबको घूरते हुए पूछता है, क्या हुआ था? किसी ने कुछ कहा है उसे? कहाँ है मेरी बीवी? उसके इस तरह गुस्से में पूछने पर कोई कुछ नहीं कहता, पर उम्मीद जो साइड में खड़ी थी उसे नाजिया जी का मदीहा को थप्पड़ मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तब तो वो कुछ नहीं कह पाई थी, पर अब सबको चुप देखकर कहती है, भाई वो छोटी मुमानी ने मदीहा बाजी को बहुत डांटा। और इतना कहकर वो जमीला जी की गुस्से में भरी आंखों को देखकर वो चुप हो जाती है। अदनान उसके पास जाकर गुस्से में, और उम्मीद अपना सिर झुकाए और उन्हें एक जोर का थप्पड़ भी मारा। बहुत रो रही थी वो। अदनान ये सुनकर नाजिया जी के पास जाता है और अपनी सख्त आवाज में पूछता है, उम्मीद सच कह रही हैं? नाजिया जी,
हाँ मारा है उसे थप्पड़, मैंने हरकत देखी है तुमने उसकी। आज क्या हो सकता था, कब तक उसकी बेफजूल जिदों को पूरी करोगे तुम अदनान। तुमने और भाभी ने सिर पर चढ़ा रखा है उसे, आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अब मुझे लगता है कि मुझे उसकी शादी तुमसे नहीं करानी चाहिए थी, हमेशा तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करती है। उनकी आवाज में दर्द था और यह कहते कहते वो रोने लगी थी। उनका खुद का कोई बेटा नहीं था पर अदनान बहुत अजीज था उन्हें। जब मदीहा उनके पेट में थी तो बिल्कुल किसी बेटे की तरफ ख्याल रखा था, और वैसे भी उसके लिए नाजिया जी और शिफा जी बराबर ही थी हमेशा से। उन्हें ऐसे रोता देख वो आगे बढ़कर उन्हें गले लगाते हुए कहता है, मेरे लिए आप और अम्मी बराबर है, इसलिए आपसे कुछ नहीं कह सकता। जानता हूँ फिक्र थी आपको मेरी, पर आपको उस पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मोहब्बत करता हूँ उससे बहुत, अगर वो जान भी ले ले तो माफ़ है उसे, पर मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि उसकी आंखों में आंसू आए। और आज आपने उसे रुलाया भी है और चोट भी पहुँचाई है, यह सही नहीं किया आपने। मुझे तकलीफ होती है उसे दर्द में देखकर, समझते क्यों नहीं है आप। उसकी आवाज में एक दर्द था जिसे महसूस कर नाजिया जी उससे दूर होकर उसका माथा चूमते हुए कहती है, बहुत किस्मत वाली है मेरी बच्ची जो उसे तुम मिले। उनकी बात सुनकर वो बस मुस्कुरा देता है। नाजिया जी फिर शिफा जी की तरफ देखती है तो वो अपना मुंह फेरते हुए गुस्से में कहती है, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, मेरी बहू पर हौंठ उठाया है तुमने, मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। उनका गुस्सा देखकर नाजिया जी समझ जाती है कि इस बार उन्हें मनाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पर फिलहाल इस वक्त उनकी नाराजगी से ज्यादा मदीहा को ढूंढना था। अदनान, मुझे पहले कपकेक से बात करनी है। अजहर, पर भाई कहाँ है वो। अदनान मुस्कुराते हुए, मुझे पता है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कहाँ होगी मदीहा। 109 अदनान का मदिया को समझाना। अदनान सीधा उसकी कमरे के पास जाता है जिसे उसने मदीहा के लिए लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया था। वो अंदर जाता है तो वहां कोई नहीं था, पर किसी की सिसकने की आवाज आ रही थी। यह महसूस कर वो उस आवाज का पीछा करते हुए कमरे में लास्ट में रखी एक अलमारी के पास जाकर रुकता है। वो एक लकड़ी की खाली बड़ी सी अलमारी थी जो बंद थी, पर अंदर से सिसकने की आवाज आ रही थी। वो एक नज़र उस बंद अलमारी को देखकर मुस्कुराता है और फिर दरवाज़ा खोलता है तो अंदर खुद में सिमटी अपने घुटनों में सिर छिपाए वो मासूम बुरी तरह रो रही थी, और उसका रोना अदनान का दिल छल्ली कर रहा था। मदीहा को तो होश भी नहीं था कि उसे समझ आए कि किसी ने दरवाजा खोला है। अदनान कुछ देर तक उसे देखता है, फिर आहिस्ता से उसे पुकारता है, कपकेक। मदीहा उसकी आवाज सुनकर फौरन सिर ऊपर कर देखती है और अपने सामने अदनान को देखकर फौरन कूदते हुए उसके सीने से लग जाती हैं। वही उसकी इस हरकत पर वो उसे संभालते हुए डांट कर कहता है, क्या हरकत है ये, कपकेक अभी गिर जाती तो। मदीहा उसकी बात को नजरअंदाज कर उसके गले लगे हुए ही जोर जोर से रोने लगती है। अदनान उसे बाहों में भरकर उसकी पीठ सहलाते हुए, अरे भाई क्या हो गया, मेरी खुराफाती बीवी को इतने बड़े बड़े आंसू, देखो तुम रोती हो तो मेरा दिल धड़कने से मना कर देती है, इसलिए जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह चुप हो जाओ, शाबाश। मदीहा पर तक भी कोई असर नहीं होता, वो काफी देर तक ऐसे ही रोती रहती है। अदनान भी अब उसे चुप करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था जब तक वह मन भर कर रो ना ले तब तक चुप नहीं होगी, इसलिए वो बस आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ थमथ पाने लगता है। कुछ देर बाद वो जरा शांत होती है और उससे दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर अच्छे से देखते हुए कहती है, आप ठीक है ना। मैं डर गई थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो उससे जरा सा दूर होकर डरते हुए ही कहती हैं, कहीं आप मर तो नहीं गए और मेरे पास आपकी रूह, आत्मा तो नहीं आए। अदनान, अभी तक तो नहीं मरा हूं, पर आपके आंसू मुझे जरूर माल देंगे अगर आप चुप ना हुई तो। उसने आप शब्द पर जोर देते हुए कहा। इतना कहकर वो खुद भी अलमारी में ही उसके बगल में बैठते हुए हल्का सा मुस्कुराकर आगे कहता है, वैसे अगर मैं मर भी जाता तो तुम तो खुश होती ना, इस जबरदस्ती की शादी से छुटकारा मिल जाता तुम्हें। उसकी बात सुनकर मदीहा नमः आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है,
अगर आप मर जाते तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती, आपके बिना नहीं रह सकती मैं। अदनान मुस्कुराते हुए ही, और वो क्यों? मदीहा, मुझे। अदनान बड़ी बेसब्री से, तुम्हें? मदीहा, मुझे आदत हो गई है आपकी और यह आदत अब छूटी नहीं जा सकती, आपके बिना अब मैं नहीं रह सकती, मेरी ज़रूरत और मेरी ख्वाहिश दोनों बन गए हैं आप। अदनान, इतना ज़रूरी हूँ मैं तुम्हारे लिए? मदीहा चिढ़ते हुए, नहीं ऐसे ही फालतू में डायलॉग सुना रही हूँ। अदनान उसे घूरते हुए, तुम सीरियस नहीं हो सकती? मदीहा सिसकते हुए, सीरियसली ही बोल रही हूँ, पसंद करने लगी हूँ आपको मैं, अब क्या फ़ारसी में बालू पर आपको तो कुछ समझ नहीं आता। अदनान जरा हैरानी में, डिड यू जस्ट कन्फेस? मदीहा, नहीं, नहीं तो मैं तो ये कह रही थी कि अब आप मुझे कम बुरे लगते हैं, कोई मोहब्बत नहीं है मुझे आपसे। अदनान, पर मैंने तो मोहब्बत का नाम नहीं लिया। उसकी बात सुनकर वो एकदम सकपका जाती हैं और उसे ऐसे देखकर अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, चलो अब सब परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे लिए यहाँ आकर बैठ गई हो। मदीहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी जिंदगी भर, मुझे नहीं जाना कहीं, सब बहुत बुरे हैं, और आपकी सास, नाजिया जी, वो तो सबसे बुरी है, थप्पड़ मारा उन्होंने मुझे। फिर अपना गाल दिखाते हुए शिकायती भरे लहजे में, ये देखिए कितनी कसकर मारा है, निशान बन गया है, अभी भी दर्द हो रहा है, मुझे कोई मारता है ऐसे किसी को तरस नहीं आता बिल्कुल मुझ पर। वह सिर्फ शिकायतें नहीं कर रही थी, वाकई में उसके गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। नाजिया जी ने जज्बातों में बहकर बहुत कसकर थप्पड़ मारा था उसे, और ये देखकर एक पल के लिए तो अदनान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, पर फिर वो खुद को शांत करते हुए हल्का सा उसके गाल पर सहलाते हुए प्यार से कहता है, दर्द हो रहा है? मदीहा, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा गाल खाली है, एक आप ही मार दीजिए। अदनान, वैसे तुम्हें तो आदत होगी ना थप्पड़ों की, बचपन से आज तक उनके हाथों पिटती तो आ रही है, शुक्र बनाओ इस पर थप्पड़ मारा है, वरना तो हमेशा चप्पलों से पिटती हो। मदीहा गुस्से में, बस आपसे यही उम्मीद थी, यहाँ मुझे सपोर्ट करने के बदले आप मेरा मजाक बना रहे हैं। अदनान उसके जरा करीब सरक कर उसकी हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम चाहती हो कि मैं उन्हें सजा दूं, उन पर गुस्सा करूं, क्या तुम्हारा दिल इजाजत देता है ये करने के लिए? उसकी बात सुनकर वो खामोशी से सिर झुकाए ही ना में गर्दन हिलाती है, तो अदनान उसके चेहरे को थामते हुए कहता है, उन्हें बस फिक्र थी कपकेक, थोड़ा गुस्से में थी वो, तुम्हें हक है नाराजगी का, पर इतना यह मतलब नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है, तुम्हारी बहुत दुआओं के बाद मिली हो तुम उन्हें। मदीहा वापस सिसकते हुए, गलती मेरी थी, मेरी वजह से आपकी कंडीशन बिगड़ गई, पर अल्लाह ताला की कसम मुझे नहीं पता था आपको एलर्जी है, मुझे किसी ने नहीं बताया था। अदनान उसे अपने सीने से लगाकर, शांत मेरा बच्चा, मुझे पता है तुम नहीं जानती थी, कभी ऐसा मौका नहीं आया जो तुम्हें पता चले, और मैंने भी नहीं बताया, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मदीहा रोते हुए, पर सब मेरी वजह से हुआ है, मैं हूँ ही अनलकी, मैं तो बस एक अच्छी वाइफ बनना चाहती थी और यह सब हो गया। अदनान, तुम्हें कोई अच्छी बीवी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही बेस्ट हो और मुझे बहुत पसंद हो, और रही बात अनलकी की, तो जब से हमारा निकाह हुआ है मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ, खुश हूँ, जितना सारी जिंदगी नहीं हुआ तुम आसपास होती हूँ तो सब कुछ अच्छा लगता है, तुम्हारे जिक्र से ही सुकून मिलता है मुझे, तुम ऊपर वाले की सबसे खूबसूरत नेमत हो, मेरे पास तुम ही तो हो वो जो मुझे सबसे बेहतरीन बनाती हो, मैं इतना खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो, तो बताओ कैसे अनलकी हो सकती हो तुम? मदीहा, पर मेरी वजह से आपकी तबीयत। अदनान उसकी बात काटते हुए, जो होना था हो गया, और ठीक ठाक तुम्हारे पास बैठा तो हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और वैसे भी अभी तो अपनी क्रिकेट टीम बनाना है मुझे। उसकी यह बात सुनकर वो जरा सा शर्मा जाती है। अदनान अलमारी से उतरते हुए, चलो बेगम अब बहुत रोना हो गया, सब परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर वो भी हाँ में सिर हिलाती है, तो अदनान खुद ही उसे बाहों में उठाकर अलमारी से निकालता है और नीचे खड़ा करता है, और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते हुए पूछता है, वैसे ये खुराफाती आइडिया कहाँ से आते हैं तुम्हारे जहन में, क्या कर रही थी यहाँ? मदीहा, वो तो यहाँ कोई ढूंढ नहीं पाता ना, इसलिए इधर छिप गई थी, पर आपने कैसे ढूंढा? अदनान मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में।
उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था ये सच है। वो दोनों जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं सबका ध्यान उन पर जाता है और मदीहा को देखकर सब एकदम सुकून की सांस लेते हैं। शिफा जी सबसे पहले मदीहा के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहती है, बेटा कहाँ चली गई थी तुम, ऐसे कौन करता है। नाजिया जी भी फिक्र के साथ कहती है, क्या हरकत है यह मदीहा तुम। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही शिफा जी जरा गुस्से में उनसे कहती हैं, बस नाजिया कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहू से बात करने की, आज तुमने जो किया है ना भूलूंगी नहीं मैं। नाजिया जी, पर भाभी। शिफा जी, बस कह दिया ना मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, इतनी ज़ोर से मारा है तुमने, देखो निशान तक बना है। उनके कहने पर नाजिया जी मदीहा के गाल पर देखती हैं और उनकी भी आंखें नम हो जाती है। उन्होंने सच में बहुत कसकर मारा था और अब पछतावा उन्हें भी था। मदीहा इस बीच चुप थी पर उसकी आंखों में भी शिकायतें जरूर थी। वहीं ऐसा माहौल देखकर रुखसार जी कहती है, अच्छा चलो आज के लिए बहुत तमाशा हो गया। शिफा बेटा तुम सबका खाना उनके कमरे में पहुंचवा देना, और हाँ जरा रूहान से पता करके पूछो फ़ोन लगाकर कितनी देर में आएगा, सुबह से निकले हुए हैं। डॉट। इतना कहकर वो चली जाती है और बाकी सब भी निकल जाते हैं। 110 बीवी है मेरी। अगले दिन अदनान को आज किसी ने ऑफिस जाने नहीं दिया था क्योंकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की कही था। रूहान और नाजिला जी भी कल देर रात घर आ गए थे और उन्हें सारे दिन में जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर नहीं थी। सुबह के वक्त सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। आज नाजिला जी और रूहान की फ्लाइट थी रात की और उससे पहले वो कुछ बात करना चाह रही थी जिसका अंदाजा सबको था पर कोई बोलना नहीं चाह रहा था। सिवाय अदनान के सभी लोग वहां मौजूद थे तो नाजिला जी कुछ सोचकर रुखसार जी से कहना शुरू करती हैं, ताई जान आप तो जानती ही जब से मदीहा का जन्म हुआ है मेरी तो बस एक ख्वाहिश है कि उसका और रूहान का निकाह पढ़ा दिया जाए, और वैसे भी अब तो मदीहा भी माशाल्लाह से 18 की हो गई है, 2-3 साल में ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर क्यों ना दोनों का निकाह करा दे। उनकी बात सुनकर सब परेशानी भरे लहजे में एक दूसरे को देखते हैं। फिर शिफा जी कुछ सोचकर कहती हैं, पर नाजिला अभी तो बहुत छोटी है वो, और हमारा कोई इरादा नहीं है उसकी शादी का अभी। उनकी बात सुनकर नाजिला जी जरा नाराजगी से कहती है, क्या भाभी आपने तो कर दिया ना अपनी सोफिया का रिश्ता, फिर क्या फर्क पड़ता है अगर नाजिया भी करना चाहे मदीहा और रूहान का रिश्ता। उनकी बात सुनकर शिफा जी को बहुत बुरा लगता है पर वो कुछ कहती उससे पहले ही नाजिया जी जरा सख्ती से कहती है, बाजी नाजिला जी, मदीहा पर मुझसे ज्यादा भाभी का हक है। अगर मैंने जन्म दिया है तो उन्होंने भी पाला है उसे, और उसकी जिंदगी के किसी भी फैसले में उनका शामिल होना ज्यादा जरूरी है। नाजिला जी, अच्छा ठीक है मान ली तुम्हारी बात, पर फिर भी रूहान में कोई कमी थोड़ी ना है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, MBBS पूरा हो चुका है, उसका घर का लड़का है, सब ने देखा है अपनी आंखों के सामने उसे बड़े होते हुए, क्या कमी है उसमें। मदीहा जो सोफिया के बगल में बैठी थी डर और हैरानी से सबको देख रही थी, उसके लिए ये सब कुछ बहुत ऑकवर्ड था। वो बस दुआ कर रही थी कि अदनान इस वक्त ना आ जाएं। सहीर, बात कमी की नहीं है बल्कि इस बात की है कि अभी हमने इस हवाले से कुछ नहीं सोचा है। नाजिला जी, तो कभी तो सोचोगे ना, आज नहीं तो कल, तो बस अभी मंगनी कर लेते हैं। फिर मदीहा को देखकर आगे कहती है, तुम बताओ बेटा रूहान पसंद है ना तुम्हें। उनके पूछने पर वो आंखें फाड़े उन्हें देख रही थीं कि तभी वहां एक रोबदार आवाज आए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये सुनकर सबने आवाज की तरफ देखा तो अदनान बड़े रोब के साथ सीढ़ियां उतर रहा था, और उसके सख्त एक्सप्रेशंस को देखकर यह कहा जा सकता था कि वो अच्छे मूड में तो बिल्कुल नहीं है, और उसे आता देख सब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो सबको पास आता है तो नाजिला जी नासमझी में पूछती है, पर क्यों अदनान बेटा, रूहान अच्छा लड़का तो है, हीरा है मेरा बेटा। अदनान एक नज़र रूहान को देखता है जो मदीहा को ही देख रहा था। ये देखकर वो उसके पास जाकर उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर कहता है,
मैंने यह नहीं कहा कि रूहान अच्छा लड़का नहीं है, पर वो कपकेक के लिए नहीं है। नाज़िला जी, और ऐसा क्यों? अदनान, क्योंकि वो किसी को पसंद करती हैं और वो जिसे पसंद करती हैं उसकी ही है, इसलिए किसी और का उसके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। रूहान ये सुनकर कहता है, क्या? पर ऐसे कैसे? हमारे खानदान में ये प्यार मोहब्बत नहीं होती, और वैसे भी क्या पता वो लड़का इसका इस्तेमाल करना चाहता हो बस इसकी प्रॉपर्टी के लिए। अदनान तंज भरी मुस्कुराहट के साथ, प्रॉपर्टी पर नज़र तो कुछ रिश्तेदारों की भी है। उसकी बात सुनकर रूहान और नाज़िला जी जरा झेप जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वो यह उन्हें ही कह रहा है। नाज़िला जी, पर अदनान, मदीहा तो बच्ची है, इसे तो कोई भी एरा गेरा अपनी बातों में फंसा सकता है। हम समझदार है, तुम खुद सोचो, रूहान को तो हम सब जानते हैं, उस लड़के को कौन जानता होगा? अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे भी सब जानते हैं, उतना ही जितना रूहान को जानते हैं, या शायद उससे कहीं ज्यादा। नाज़िला जी, अच्छा कौन है वो? जरा हम भी तो देखें, मेरे रूहान से बेहतर कौन हो सकता है मदीहा के लिए? उनकी बात सुनकर सहीर जी बात संभालने के इरादे से कहते हैं, अदनान बेटा। पर इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाते। अदनान उन्हें हाथ दिखाकर रोक जो लेता है। अदनान मुस्कुराते हुए नाज़िला जी को देखकर, हाँ तो मुझे बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? रूहान नाज़िला जी के कुछ कहने से पहले, कौन है वो जिसने मदीहा को मुझसे छीनने की कोशिश की है, आप बताएं मुझे। अदनान उसकी बात सुनकर जरा सख्त आवाज में कहता है, पहली बात तो वो कोई चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाए या फिर छीन लिया जाए, जीती जागती इंसान है वो, और दूसरी बात, वो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है जिसे वो पसंद करती हैं, वो शख्स मैं हूँ, और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बोलो क्या कर लोगे? ये सुनकर तो नाज़िला जी और रूहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने अपने ख्वाब में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, और वही घर वाले भी समझ गए थे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, सच सामने आएगा ही। नाज़िला जी, यह क्या कह रहे हो तुम बेटा? तुम तो 11 साल बड़े हो, इससे कोई मेल नहीं है तुम दोनों का। अदनान हल्के गुस्से में, आप बताएंगी मुझे कि किसके लिए कौन मेल खाता है? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, और किसी गैर की नजरें बर्दाश्त